हेलो वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आ गए हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे हम लोग। चैप्टर का नाम क्या था हमारा? फेडरलिज्म। कौन सी बुक का? सिविक्स का चैप्टर ना ये हमारा। तो ये चैप्टर हम कर रहे थे। देखिए हमने कर लिया फेडरलिज्म के अंदर कि क्या होता है कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है किस के बीच में? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, है ना। तो कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्विस्टिक स्टेट्स। हमने कल भी समझा था, क्या समझा था कि जो लैंग्विस्टिक स्टेट्स होते हैं स्टूडेंट, वो किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं? वो लैंग्वेज के बेसिस पे, यानी कि भाषा के बेसिस पे डिवाइड की जाती है। क्या? क्योंकि हमारे जो कंट्री है स्टूडेंट, उसमें बहुत सारी लैंग्वेज यूज होती है ना। तो जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट्स डिवाइड हो उनको बोलते हैं लैंग्विस्टिक स्टेट्स। कुछ स्टेट्स तो डिवाइड होंगे आपके लैंग्वेज के बेसिस पे, और कुछ स्टेट्स डिवाइड होंगे उनके कल्चर के बेसिस पे। ओके, ध्यान रखना, जो किस पे बेसिस पे? लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे। अब ऐसा क्यों किया गया स्टूडेंट? अब एक दिमाग में क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें बताइए मैम कि लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे स्टेट्स को अलग अलग क्यों बनाया गया? स्टेट को अलग इसलिए बनाया गया स्टूडेंट, ताकि हमारे कंट्री में क्या बनी रहे? यूनिटी बनी रहे। क्या बनी रहे? यूनिटी। प्लस उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हैंडल करना क्या होते हुए हमारे लिए इजी हो। अगर वो डिफिकल्ट होगा तो ऑब्वियस सी चीज है, हम लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको बोलते हैं लैंग्वेज पॉलिसी, यानी कि लैंग्वेज के रिगार्ड में कुछ पॉलिसी बनाई गई। ये क्या बोल रहा है आपको? ये बोल रहा है आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टैच्यू ऑफ नेशनल स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। ये कहते हैं हमारे संविधान है ना स्टूडेंट, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, पर हिंदी आज के डेट में भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना। अब इसने बोला, ये कहता है हमारे यहाँ पे ऑफिशियली 2 लैंग्वेज यूज होती है, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। उसके बावजूद ये बोलता है 60% पीपल जो है अदर लैंग्वेज यूज करते हैं, यानी कि हिंदी के अलावा अदर लैंग्वेज। और जो बच गए 40% पीपल है स्टूडेंट, वो यूज करते हैं हमारे हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, सबको पता है कौन कौन सी है? फर्स्ट हिंदी एंड सेकंड इंग्लिश है हमारे पास। ये चीज समझ आई? क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोल रहा है हिंदी को हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं मिला है, ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आज की डेट में भी। ये बोल रहा है 60% हमारी 21 लैंग्वेज अदर लैंग्वेजेस बोली जाती है, और हमारी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे पास, वो कौन कौन से? हिंदी और इंग्लिश। जो 40% लैंग्वेज हमारी बच गई, लोग बच गए, वो बोलते हैं हिंदी। 60% लोग बाकी भाषाएं बोलेंगे और 40% हिंदी बोलेंगे। अब ये कहता है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 22 लैंग्वेजेस क्या की गई है? शेड्यूल की गई है हमारे संविधान के द्वारा। इसमें आपकी चॉइस होगी, आप जिस भी भाषा में, आप जिस भी लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहो, उसी लैंग्वेज में आपके पास एग्जाम क्या होगा स्टूडेंट? अवेलेबल होगा। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको हिंदी में देना है, आपको इंग्लिश में देना है, आपको मराठी में या पंजाबी में, किसी भी लैंग्वेज के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। आपके पास 22 लैंग्वेज है, जिसमें चाहो आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तमिलनाडु इंसिडेंट। ये देखिए, अब तमिलनाडु इंसिडेंट क्या है? 1965 में क्या हुआ था स्टूडेंट? 1965 में बोला गया था, क्या बोलते हैं 1965 में? बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंग्लिश भाषा को ना हटा देते हैं हमारी ऑफिशियल पर्पज से, यानी कि जो भी ऑफिशियल काम होगा उसमें इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है। 1965 में तमिलनाडु इंसिडेंट में बोला गया कि हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है उसको साइड कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, सिर्फ हिंदी कंटिन्यू करेंगे। बट उसके बाद कौन आते हैं? नॉन हिंदी स्पीकर्स आते हैं। जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं वो बोलते हैं कि भाई हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज ही ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, हम नहीं चाहते कि इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया जाए। ठीक है, उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, किसके अगेंस्ट? इंग्लिश लैंग्वेज को भी रखो ऑफिशियल लैंग्वेज में, ऑफिशियल कामों में। तब जाके क्या होता है, तब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट निकलता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस को क्या किया जाता है? ऑफिशियल वर्क्स में यूज किया जाता है। कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम ऑफिशियल वर्क से हटा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ये कहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस कर, यानी कि जब हमारे सेंटर के और हमारे स्टेट के रिलेशंस अच्छे होंगे ना स्टूडेंट, तभी हमारा क्या हो पाएगा? फेडरलिज्म हो पाएगा। बट इन 1947, यानी कि जैसे हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, क्या मिली? इंडिपेंडेंस, हम लोग आजाद हुए, तो इंडिपेंडेंस मिलने के साथ ही कौन सी कंट्री का रूल आ गया, यानी कि कंट्री बोले सॉरी, कौन सी पार्टी का रूल आया? कांग्रेस पार्टी का रूल आ गया, है ना। ये तो हम सबको पता है। जब कांग्रेस पार्टी का रूल आया ना स्टूडेंट, तो क्या करते हैं, मैक्सिमम जगह पे जब कांग्रेस होती थी तो कांग्रेस क्या करती थी, अगर कहीं पे कोई और पार्टी जीत रही थी ना,
सपोज कहीं पे अगर बीजेपी किसी एक जगह पे बीजेपी जीतती थी तो कांग्रेस के लोग क्या करते थे, उसको सप्रेस करते थे, उसको दबाने की कोशिश करते थे, उसको दबाते भी थे, बेसिकली अपना ही रूल चला रहे थे, वन साइडेड रूल चला रहे थे, ठीक है। बट उसके बाद इन 1990 में आती है हमारी कोलिशन गवर्नमेंट। क्या आती है? कोलिशन गवर्नमेंट। अब कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है, ये कहता है बिकॉज कोलिशन गवर्नमेंट क्यों लाई गई, और बिकॉज नो सिंगल पार्टी गोट क्लीन मेजोरिटी इन लोकसभा। इसमें बताया गया कि कोई भी एक पार्टी क्या नहीं करेगी, लोकसभा में मेजोरिटी में नहीं आएगी, यानी कि अदर पार्टीज को भी आना होगा। ये कहते हैं सो मेनी पार्टीज टुगेदर फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ये कहते हैं बहुत सारी पार्टियां मिलकर, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, जब वो सारी मिलकर क्या करे बच्चा, एक पार्टी बनाए, ठीक है, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, उसको बोलेंगे हम कोलिशन गवर्नमेंट। नेक्स्ट बोलते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कोलिशन। ये कहते हैं कोलिशन के आने के बाद ही जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको समझ आया स्टेट गवर्नमेंट का होना भी कितना जरूरी है, और स्टेट गवर्नमेंट के पास उसके बाद क्या आने लगी, पावर्स आने लगी। यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स? क्या बोल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को तब समझ आया स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स का, स्टेट गवर्नमेंट की वैल्यू का, बेसिकली जब हमारे पास क्या आया, कोलिशन गवर्नमेंट आया। उससे पहले क्या नहीं था, उससे पहले लैंग्वेज जिसका, उससे पहले हमारे पास क्या माना जाता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबसे मेन है, उसके पावर ही, उसके पास ही सारी की सारी पावर्स है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिसेंट्रलाइजेशन की। हमारे फेडरलिज्म चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्या टॉपिक है, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट? ये कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन हमारे पास होता है when power is taken away from central and state government and given to the local government। क्या कहते हैं, जब पावर आपकी किससे ले ली, सेंट्रल गवर्नमेंट से ले ली, स्टेट गवर्नमेंट से भी ले ली, और किसको दे दी पावर्स, पावर दे दी सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट को। किसको दे दी, लोकल गवर्नमेंट को। ऐसा क्यों किया जाता है स्टूडेंट? क्योंकि क्या होता है ना, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सारे एरियाज को अच्छे से नहीं समझ पाती, बट जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो लोकल ही काम करती है, तो उसको पता होता है कि उसके एरिया में किस चीज की समस्या है, कब पानी की समस्या है, कब वहां पे फूड की दिक्कत है, कब वहां पे किसी और चीज की दिक्कत है, उस रिगार्ड में। नेक्स्ट आपको बोलता है हमारे पास, ये क्या कहता है, ये कहता है नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। अब बात करेगा कि हमारे इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, भारत में जरूरत क्यों पड़ी। भारत में ऑब्वियस सी बात है, हम सबको पता है 22 तो लैंग्वेजेस हैं और स्टेट भी हैं, है ना, डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट लैंग्वेजेस के चलते हर जगह की समस्याओं को समझना लोकल गवर्नमेंट के लिए इजी था इन कंपैरिजन टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए हमें नीड पड़ी किसकी स्टूडेंट, हमारी लोकल गवर्नमेंट की। किसकी नीड पड़ी, लोकल गवर्नमेंट की। आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। ये कहते हैं हमारे पास बट इंसिडेंटली डिसेंट्रलाइजेशन नॉट सो मच इफेक्टिव। ये कहता है पर डिसेंट्रलाइजेशन था स्टूडेंट वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, यानी कि कई बार तो लोकल गवर्नमेंट को पता चल जाता था कि ये दिक्कतें हैं, ये दिक्कतें नहीं है, बट कई बार पता चल ही नहीं रहा था। उसके बाद ये आपको क्या बोलता है, इन 1992, कब की बात करेगा ये, 1992 की बात करेगा। ये कहता है इन 1992 मेजर स्टेप्स वर टेकन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बहुत सारे स्टेप्स लिए गए। किसकी ओर, डिसेंट्रलाइजेशन की ओर बहुत सारे स्टेप्स इन्होंने लिए। उस स्टेप्स में क्या क्या आता है स्टूडेंट, वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या क्या आता है देखते हैं। ये कहता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन एट अ लोकल लेवल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया, क्या कहा गया कि आप लोगों को इलेक्शन करवाने मैंडेटरी है, यानी कि लोकल लेवल पर इलेक्शंस होंगे। बिना इलेक्शन किसी भी पार्टिसिपेंट को क्या नहीं किया जाएगा, वहां पे कोई भी दर्जा नहीं दिया जाएगा, कोई भी पोजीशन नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, यानी कि मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंडेटरी हो गया तो हमारे पास क्या हो, अच्छी चीजें आएंगी। नेक्स्ट बोल रहा है हमारे पास सेकंड पॉइंट में बोलते हैं सीट्स आर रिजर्व फॉर, सबसे पहले तो मैंडेटरी किया, उसके बाद कहता है जो सीट्स होती हैं
उनको रिजर्व किया, किसके लिए? SC, STs एंड हमारे OBC के लिए। ठीक है, ये चीजें आ गई, दो चीजें समझ आ गई, सीट्स रिजर्व कर दी उनके लिए। नेक्स्ट आपको बोलता है 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एट लोकल लेवल, यानी कि जो भी लोकल लेवल होगा उसके अंदर 1/3 सीट किसको दी जाएगी? वुमेन को दी जाएगी, और कोई उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। यानी कि अगर 3 सीटें हैं तो उसमें से 1 सीट वुमेन की होगी। नेक्स्ट आपको बोलता है एन इंडिपेंडेंट बॉडी had been created to conduct पंचायत एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये कहते हैं जो भी हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गए स्टूडेंट, क्या होंगे? स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसके बाद वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग अपनी पंचायत बना सकते हैं, वो लोग अपनी म्युनिसिपैलिटीज बना सकते हैं, म्युनिसिपैलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है यहाँ पे, ये बोलता है स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। अब ये कहता है जो स्टेट गवर्नमेंट के स्टूडेंट, उसको ऑर्डर दिए गए, क्या ऑर्डर दिए गए? स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, यानी कि आपके पास जो भी शक्तियां हैं, आप इन शक्तियों में से कुछ शक्तियां किसको दे दोगे? कुछ पावर्स किसको दे दोगे? लोकल गवर्नमेंट को दे दोगे। ठीक है, ये आपको समझाया गया कि जो भी पावर्स होगी लोकल गवर्नमेंट को दोगे, पावर तो दोगे, साथ के साथ रिवेन्यू, यानी कि जितना आपको स्टेट चलाने के लिए आपका खर्चा दिया जा रहा है ना स्टेट के अंदर इंप्रूवमेंट करने के लिए, उसमें से कुछ शेयर आप लोग लोकल गवर्नमेंट यानी कि म्युनिसिपल पार्टीज और पंचायत राज को भी प्रोवाइड करवाओगे, ये इनको बोला गया। यहां तक समझ आया स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं? सबसे पहले इलेक्शंस होल्ड करवाने मैंडेटरी कर दिया, नहीं कंपलसरी कर दिए। नेक्स्ट बोल रहा है सीट्स रिजर्व कर दी, किस किस के लिए? SC कास्ट के लिए, ST कास्ट के लिए, OBC कास्ट के लिए। नेक्स्ट आपको बोलता है जो वुमेन्स थी उनके लिए भी लोकल लेवल पर 1/3 सीट रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट आपके पास बोलता है जो हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा पंचायत एंड हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनाई गई। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि अपनी कुछ पावर्स किसको दो? लोकल गवर्नमेंट को दो, और पावर्स के साथ साथ रेवेन्यू भी प्रोवाइड करवाओ। नेक्स्ट आपको बोलता है यहाँ पे, ये कहता है द थर्ड टियर ऑफ द डेमोक्रेसी बिकम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव, और इसी के साथ जो हमारा थर्ड टियर था यानी कि कोलिशन गवर्नमेंट बनने के बाद हमारी जो पावर्स थी वो क्या होगी? वो बहुत भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, आगे क्या बोलता है? ये बोलता है बस टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब जो लोकल गवर्नमेंट है स्टूडेंट वो भी एक टाइप की नहीं है। लोकल गवर्नमेंट के टाइप बताता है। ये कहते हैं लोकल गवर्नमेंट के 2 टाइप है स्टूडेंट, याद रखना। कितने टाइप्स है लोकल गवर्नमेंट के? 2 टाइप्स। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स है? फर्स्ट कहता है रूरल लोकल और कहता है अर्बन लोकल। रूरल लोकल गवर्नमेंट, और नेक्स्ट कौन सा बोलते हैं? अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब ना आप में से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको अर्बन और रूरल में ही फर्क नहीं होगा। रूरल लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट? रूरल लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी, और अर्बन किसको बोलते हैं? अर्बन बोलते हैं हमारे शहरी क्षेत्रों में। याद रखना रूरल गवर्नमेंट हमेशा, रूरल गवर्नमेंट में क्या क्या आता है? पंचायत राज आएगा आपका, ठीक है, आपकी कमिटीज आएंगे, बट अर्बन लोकल गवर्नमेंट में क्या आएंगे? हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएंगे, म्युनिसिपैलिटीज आएंगे बेसिकली। अब बात करते हैं रूरल गवर्नमेंट की। रूरल गवर्नमेंट में क्या आएंगे? पंचायत राज, ठीक है, बताया है ना। और अर्बन में कौन से आएंगे? म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? ये कहता है वार्ड मेंबर। सबसे पहले क्या बनाया जाता है? वार्ड मेंबर, यानी कि सरपंच बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बनते हैं हमारे ग्राम पंचायत। उसके बाद ये कहता है, उसके बाद ये क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे हमारे पास। सबसे पहले ध्यान रखना क्या बनेगा आपके पास? ग्राम पंचायत यानी कि सरपंच बनेगा। सरपंच के बाद क्या बनेगा आपके पास? पंचायत समिति बनेगी, यानी कि आपको पंचायत वो बनेगा, क्या कहते हैं उसको, सॉरी, ग्राम पंचायत बनेगी। ग्राम पंचायत के बाद हमारे पास बनेगी जिला परिषद। ध्यान रखना सबसे पहले क्या बनेगी आपके पास? हमने देखा भी होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो सबसे पहले वार्ड के इलेक्शन होते हैं, है ना। जब वार्ड के इलेक्शन होते हैं तो आपके बनते हैं सरपंच। क्या बनते हैं?
सरपंच। जब सरपंच बन जाते हैं गांव के तो कई सारे गांव के सरपंच मिलके क्या बनाते हैं स्टूडेंट, वो बनाते हैं ग्राम पंचायत। क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। और कई सारी ग्राम पंचायतें मिलकर बनाती हैं जिला परिषद। क्या बनाती हैं, जिला परिषद। इसका डायग्राम ऐसे जाएगा स्टूडेंट, इसका डायग्राम बनेगा इस रिगार्ड में। सबसे पहले ऊपर रहेगा आपका जिला परिषद, उसके बाद क्या रहेगा आपका ग्राम पंचायत। क्या रहेगा, सॉरी, उसके बाद रहेगा आपका पंचायत समिति। क्या रहेगा, पंचायत समिति। पंचायत समिति के आपके पास बाद रहेगा आपका ग्राम पंचायत। यानी कि सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर होगा जिला परिषद। ठीक है, जो जिला परिषद है वो क्या होगा, वो जिला परिषद होगा हमारा चेयरमैन। क्या होगा, चेयरमैन। ये हमारा जो ग्राम पंचायत है ये होगा विलेज लेवल पर, पंचायत समिति होगी आपकी ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद कौन से लेवल पर होगा, बताओ, जिला परिषद होगा आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है यहां तक? खिचड़ी सी तो नहीं पकी ना कि हाँ भाई मैम खिचड़ी पक गई, दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। समझ आ रहा है ना आप सबको? आगे चलते हैं। ये हो गया आपका हमारे पास फर्स्ट रूरल लोकल गवर्नमेंट कंप्लीट। क्या पढ़ा रूरल लोकल गवर्नमेंट में हम लोगों ने? सबसे पहले बनती है हमारे पास क्या, सरपंच। सरपंच कैसे बनते हैं स्टूडेंट, हर गांव में वार्ड होते हैं, वार्ड के अकॉर्डिंग इलेक्शंस में जो जीतते हैं वो लोग बनते हैं सरपंच। सरपंच के बाद जब वो कई सारे सरपंच मिलकर गांव के वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बाद हमारे जब कई सारी ग्राम पंचायत मिल जाती है तो वो बनाती है हमारी पंचायत समिति, और फिर उसका उनका हेड कौन होता है, सबसे ऊपर जिला परिषद। जिला परिषद कौन होता है, हमारा चेयरमैन होता है, याद रखना। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, चेयरपर्सन होता है, सॉरी, कौन होता है, चेयरपर्सन होता है। नेक्स्ट, और हमारा ग्राम पंचायत कौन होती है, ये सरपंच को बोलते हैं लोग। किसको बोलते हैं, सरपंच को। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारे पास कौन सी है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। हमने पढ़ ही लिया था अर्बन लोकल गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया था क्या क्या आएंगी, म्यूनिसिपैलिटीज आ जाएंगी आपकी, ये सिटीज के अंदर होता है। ये कहते हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर जो मेयर होते हैं पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि सबसे जो मेयर होते हैं वो कौन होंगे, वो म्यूनिसिपल पार्टीज के हेड होंगे हमारे पास। ये कहते हैं टाउन्स हो गए, आप कस्बे होंगे, जो छोटे छोटे शहर हो गए आपके पास, इनके अंदर म्यूनिसिपल पार्टीज होती हैं, और ये कहते हैं इनके पॉलिटिकल हेड ही क्या करते हैं, म्यूनिसिपल पार्टीज को चलाते हैं। बस ये था हमारा अर्बन लेवल पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? अब जब हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन, अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, समझ आ रहा है ना? अब ये कहता है जो जो स्टेप्स डिसेंट्रलाइजेशन में लिए गए ना स्टूडेंट, वो क्या थे, वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया। बट उसके बावजूद अब जब अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या क्या काम किया, लोकल पीपल गोट द वॉइस इन डेमोक्रेसी, यानी कि जो आम जनता थे स्टूडेंट, उसको क्या, उसको एक आवाज मिल गई, यानी कि उनको भी बोलने का क्या मिल गया, एक मौका मिल गया। नेक्स्ट आपको क्या बोलता है, ये बोलता है वुमेन्स गोट रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा, क्या पढ़ा कि वुमेन्स को भी 1/3 सीट मिल गई, यानी कि वुमेन को भी अपना रिप्रेजेंटेटिव बन गई, वो भी खुद रिप्रेजेंट करने लग गया अपने आप को। जो SC/ST कास्ट उसको क्या मिल गई, उसको रिजर्वेशन मिल गई। तो ये क्या कहता है, 36 लाख लोग इलेक्ट किए गए किसके स्टूडेंट, म्यूनिसिपल पार्टीज एंड पंचायत राज के लिए। ये कहता है ये हमारी जनसंख्या के अकॉर्डिंग कोई बड़ी बात नहीं, जितनी हमारी जनसंख्या है हमारे देश की उसके हिसाब से। ये कहते हैं गवर्नमेंट क्या बन गई, और भी ज्यादा डिपेंडेंट बन गई, यानी कि लोकल गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है, डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस कर रही है, समझ पा रही है और तो और बता पा रही है। अब देखो, जब अच्छी चीजें हैं तो बुरी चीजें भी तो होंगी, ये तो मेरिट्स होंगे, यानी कि अच्छी बातें होंगी। डिसेंट्रलाइजेशन ने क्या क्या चीजें अच्छी अच्छी हमारे लिए कर दी। अब बात आएगी अच्छी के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी तो होती है, कुछ कमियां भी तो होती है, यानी कि हमारे पास। अब बताओ डिसेंट्रलाइजेशन की कमियां क्या थी, क्या थी? अब क्या बढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस। जिस भी चीज की स्टूडेंट्स अच्छाई होती है उस चीज की बुराई भी होती है, लिमिटेशंस भी होती है, कमियां भी होती है। लिमिटेशंस में क्या बोलता है, समटाइम ग्राम सभा एंड इलेक्शंस नॉट हेल्ड रेगुलरली। ये कहते हैं कुछ समटाइम्स
ग्राम सभा इलेक्शंस एंड पंचायत राज इलेक्शंस वर नॉट हेल्ड रेगुलरली, यानी कि वो क्या नहीं होते, रेगुलर नहीं होते, कई बार हो जाते हैं कई बार नहीं होते। आगे क्या बोलता है आपके पास, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर्स टू लोकल गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट क्या नहीं करती, अपनी पावर्स को, इसको अपनी पावर्स को ट्रांसफर ही नहीं करती, देती नहीं है, किसको, लोकल गवर्नमेंट को। तो ये भी क्या है, ये भी हमारी डीमेरिट या फिर आप लिमिटेशंस बोल सकते हो। यहाँ पे हमारा फेडरलिज्म चैप्टर समझ कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर आपको समझ आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि मैम ये पॉइंट या ये टॉपिक हमें समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर दीजिए। और अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड क्लास 10th में है तो प्लीज उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडीज को क्या कर सके, आसानी से कंटिन्यू कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।